नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। बेसिकली इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इट्स टाइप्स। क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट और कितने इसके प्रकार होते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है, और अगर आपने इसके पहले के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए। आपके दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए इसे डिजाइन किया गया है, खासकर जून 2025 में जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या 2024 के बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही टॉपिक्स यहाँ पर वन बाय वन आपको कराया जा रहा है कि कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, देन आगे चीजें बेटर हो जाएंगी। तो अगेन बेसिकली इस टॉपिक में लेटर ऑफ क्रेडिट और उसके प्रकार, जिस पर जून 2025 में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बेसिकली बात करेंगे क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। दोस्तों इसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहा जाता है। सुनिएगा बहुत अच्छे से। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम है विश्वास की। विश्वास किस बात का? इंपोर्टर जो है, जो सामान विदेश से मंगाना चाहता है, वो उस सेलर पर कैसे भरोसा कर ले। अगर वो पैसा भेज दे तो उसको ये डाउट है कि सेलर पैसा भेजे या ना भेजे, मतलब सॉरी, सेलर जो है प्रोडक्ट को भेजे या ना भेजे, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, सेलर को क्या प्रॉब्लम है? सेलर को यह है कि अगर मैंने गुड्स भेज दिया तो इंपोर्टर से पैसा मिले या ना मिले, यानी कि फंड का ट्रस्ट इशू। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंटरनेशनल ट्रेड में, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। इसी को कंफर्म किया लेटर ऑफ क्रेडिट ने। लेटर ऑफ क्रेडिट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो इंपोर्टर का बैंक बना करके देता है एक्सपोर्टर के बैंक को, और कंफर्मेशन देता है कि जब एक्सपोर्टर शिपमेंट कर देगा, यानी कि जो भी सामान है उसको भेज देगा, शिपमेंट के बाद अपने एक्सपोर्ट यानी कि अपनी कंट्री में एक्सपोर्टर अपने बैंक को जब डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो बैंक उसे पेमेंट कर देगा। अब यहां पर ये जो ट्रस्ट इशू था ये खत्म हो गया। अब इंपोर्टर को भरोसा है कि बैंक के थ्रू डीलिंग चल रही है, जैसे ही शिपमेंट होगा मेरा प्रोडक्ट, वैसे ही यहां पर बैंक क्या करेगा, पेमेंट इनिशिएट कर देगा, हमें उसको पेमेंट देना है। और दूसरी बात, एक्सपोर्टर को भी ये कंफर्मेशन है कि भैया मेरा पैसा मारा नहीं जाएगा, जिसको हम गुड्स भेज रहे हैं उसके बैंक की गारंटी हमारे पास है एक तरीके से। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट पर उधार दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए डेफिनेशन क्या कहती है जानते हैं। और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट और एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, डीसी और एलसी, कैन बी डिफाइंड एज अ साइंड और एन ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय द बायर्स बैंकर। बायर्स बैंकर, अब समझ लीजिएगा, इंपोर्टर ही बायर है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, एम्बॉडीइंग एन अंडरटेकिंग टू पे टू द सेलर अ सर्टेन सम ऑफ मनी। जो ये प्रॉमिस कर रहा है, अंडरटेक कर रहा है कि सेलर को कुछ अमाउंट जो भी उसमें मेंशन्ड होगा वो पे करेंगे अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के, इविडेंसिंग शिपमेंट ऑफ गुड्स। जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे उसमें एविडेंस क्या होगा, शिपमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि हमने गुड्स को शिप कर दिया है। ठीक है, एज स्पेसिफाइड, जैसा कि स्पेसिफाई किया गया है, एंड कंप्लायंस ऑफ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, और जो भी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको कंप्लायंस कर दिया है। तो समझ में आया कि नहीं? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डीसी या एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट भी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट ही है। इसके अंतर्गत ये एक ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कि बायर का बैंकर इशू करता है, जिसमें बायर एक अंडरटेकिंग ले रहा है कि यस हम आपको कुछ पेमेंट कर देंगे, अगर मतलब पेमेंट कर देंगे अगर आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, और वो भी एविडेंस क्या होगा, शिपमेंट ऑफ गुड्स या अदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी बताई गई हैं उनको फॉलो करोगे तो हम पेमेंट कर देंगे। देन एन एलसी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन अंडरटेकिंग। एलसी को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि ये एक अंडरटेकिंग है इश्यूड बाय द बैंक के द्वारा इशू किया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर और द बायर। मैंने बताया इंपोर्टर ही बायर है और एक्सपोर्टर सेलर है। इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर और सेलर, that if the specified documents showing that a shipment has taken place, ठीक है, अगर shipment taken place होता है yes, और a service has been supplied, या तो shipment of goods होगा या सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, सर्विस को सप्लाई कर दिया गया है, are presented to the issuing bank,
इशूइंग बैंक यानी कि इंपोर्टर का बैंक जिसने उस डॉक्यूमेंट को इश्यू किया है, ठीक है, और इट्स नॉमिनेटेड बैंक या उसके द्वारा नॉमिनेटेड बैंक को विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम कंफर्म किया गया है पेमेंट देने का, एंड ऑल अदर एलसी टर्म्स आर कंपाइल्ड, ठीक है, यानी कि जो भी एलसी के टर्म्स हैं उनको क्या कर लिया गया है, कंप्लाइड कर लिया गया है, विद द एक्सपोर्टर सेलर विल बी पेड द अमाउंट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, एक्सपोर्टर या सेलर को, ठीक है, ये अमाउंट पे कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के समझ में आया कि एलसी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो ऑथेंटिकेट करता है, ये गारंटी देता है अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया गया है और एक्सपोर्टर के द्वारा शिपमेंट ऑफ गुड्स कर दिया गया है, उसका एविडेंस दिखा दिया गया है, जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा कर दिए गए हैं, तो यहां पर जो बायर है वो उसको पेमेंट करने का कंफर्मेशन देता है। और यहां क्योंकि कंफर्मेशन बैंक के द्वारा दिया गया है और एक्सपोर्टर को ये भी कंफर्मेशन है अपने बैंक के द्वारा, क्योंकि जो एक्सपोर्टर का बैंक है उसको एडवाइजिंग बैंक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा यहां पर, ठीक है। देन आगे समझते हैं, थर्ड इन एन एलसी ट्रांजेक्शंस फॉलोइंग पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड। अगर आपसे पूछा जाए पार्टीज इन लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो समझते हैं यहां पर। पहला है द बायर इंपोर्टर, इंपोर्टर ही एप्लीकेंट होता है, यानी कि यही आवेदक होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का, बैंक इसी के बिहाफ पर लेटर ऑफ क्रेडिट को बनाता है, ठीक है। द सेलर, एक्सपोर्टर और बेनिफिशियरी, इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो क्रेडिट दी जा रही है, जो अमाउंट दिया जा रहा है, उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, एक्सपोर्टर या सेलर होगा। देन द ओपनिंग बैंक, एलसी ओपनिंग बैंक यानी कि एलसी इशूइंग बैंक, वही ओपनिंग बैंक होगा। ये किसका बैंक होगा, सेलर का बैंक होगा। विच एस्टैब्लिश द एलसी, जो एलसी को एस्टैब्लिश करता है, शुरुआत करता है। द एडवाइजिंग बैंक, बैंक इन सेलर्स कंट्री, दूसरे देश में जो सेलर के देश में जो बैंक है उसको एडवाइजिंग बैंक कहते हैं। हु एक्ट्स, जो कि कार्य करता है एज एन एजेंट ऑफ द इशूइंग बैंक, इशूइंग बैंक के एजेंट के रूप में, एक तरीके से ये करेस्पॉन्डेंट बैंक भी होता है। एंड ऑथेंटिकेट्स एंड एडवाइजेस द एलसी, जो ऑथेंटिकेट करता है एलसी को, यस एलसी सही है, और एडवाइज यानी कि यस आप कर दीजिए, हम पेमेंट कर देंगे। देन द कंफर्मिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक का काम क्या होता है, जो पेमेंट का कंफर्मेशन लेता है। याद रखिएगा एडवाइजिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक सेम हो सकता है, ठीक है। कंफर्मिंग बैंक जो अंडरटेक करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक, कि इशूइंग बैंक के बिहाफ पर हम ये पेमेंट कर देंगे, तो उसे कंफर्मिंग बैंक कहते हैं। एडवाइजिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये वो पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व होती है एक एलसी के ट्रांजेक्शन्स में। अब बात करते हैं कितने प्रकार के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। तो अगेन पहला है लेटर ऑफ क्रेडिट रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल का मतलब है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को बदला जा सके, रिवोक किया जा सके। अ रिवोकेबल एलसी इज अ क्रेडिट, एक प्रकार की क्रेडिट है, उधार है। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ विच कैन बी अमेंडेड, बदला जा सकता है, कैंसल्ड किया जा सकता है बाय द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक के द्वारा अगर किसी लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशन को बदला जा सके या खत्म किया जा सके, तो ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। दिस कैंसलेशन कैन बी डन विदाउट प्रायर नोटिस टू द बेनिफिशियरीज, और इस अमेंडमेंट या कैंसलेशन को प्रायर नोटिस के बिना भी किया जा सकता है। बेनिफिशियरीज को नोटिस नहीं दी गई है, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन बदलेगा तो इससे लॉस किसका होगा, बेनिफिशियरी का, जिसको उसका पेमेंट मिलना है। एन इरेवोकेबल क्रेडिट इज अ क्रेडिट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ व्हिच कैन नीदर बी अमेंडेड नॉर कैंसल्ड। तो रिवोकेबल के जस्ट अपोजिट होता है इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इरेवोकेबल का मतलब होता है जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो एक बार मेंशन कर दिए गए उस कैन नेवर बी अमेंडेड, कभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो, ना ही कैंसिल कर सकते हो। तो रिवोकेबल और इरेवोकेबल दोनों याद रखिएगा। इरेवोकेबल बता ही दिया मैंने आपको। इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर इंपोर्टर एंड द बायर्स बैंक। The bank agrees to pay the seller as soon as certain conditions are met. Because it is irrevocable, the terms of letter cannot be changed without the agreement of everyone is involved. तो नहीं बदला जा सकता है जब तक सब लोग एग्री ना हो। अगर सारी पार्टीज एग्री होती हैं तो बदला जा सकता है। आगे आता है इरेवोकेबल कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। इरेवोकेबल भी है और कंफर्म्ड भी है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन को बदला नहीं जा सकता है। और कंफर्मेशन का मतलब यहां पर क्या है वो समझ लीजिएगा
ठीक है। एन इरेवोकेबल क्रेडिट कैन नॉट बी चेंज और कैंसल्ड अनलेस एवरीवन इन्वॉल्व्ड। इरेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी देन रिवोकेबल वंस। अ कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन which a second bank, usually in the exporter's country, adds its own undertaking that payment will be made. अभी बताया था ना, कंफर्मिंग बैंक जो इशुइंग बैंक के बिहाफ पर पेमेंट करता है। तो इरेवोकेबल यानी कि जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन को बदला नहीं जा सकता, ठीक है, बिना सबकी मर्जी के। और दूसरा कंफर्म्ड यानी कि दूसरे बैंक ने एक और एडिशन कर दिया गया है एडवाइजिंग बैंक के साथ साथ कंफर्मेशन बैंक का। वो बैंक ये कह रहा है कि यस हम पेमेंट कर देंगे, तो एडवाइजिंग बैंक का भी है और कंफर्मिंग बैंक का भी है। तो ये हो गया इरेवोकेबल कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, ध्यान रखिएगा बात को। तीसरा आता है ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफरेबल नाम से ही याद रखिएगा, जिसको सेलर एक्सपोर्टर के नाम पर किया गया है उसको फर्दर ट्रांसफर कर सकता है एक्सपोर्टर। किसको करेगा समझिएगा। ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ क्रेडिट वेयर द बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर, ट्रांसफर और फर्स्ट बेनिफिशियरीज may request the transferring bank to make the credit available in whole or in part to one or more other beneficiaries called transferee or second beneficiary। एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलना था लेटर ऑफ क्रेडिट का, ये तो आपको पता ही चल गया। एक्सपोर्टर ने एक क्लॉज और ऐड करने के लिए कहा, या तो पूरा का पूरा होल अमाउंट या तो उसका कुछ पार्ट एक सेकंड पर्सन के नाम पर ट्रांसफर कर दो। क्योंकि समझिएगा एक्सपोर्टर का काम क्या है, सामान बना के इंपोर्टर को देना। अब एक्सपोर्टर उन सामान को बनाने के लिए कहीं से रॉ मटेरियल भी तो खरीदेगा, तो वो मान लो दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल खरीद रहा हो तो उसको भी अपने ट्रांजैक्शन के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट की आवश्यकता होगी। उसने लेटर ऑफ क्रेडिट अलग से ना बनवा करके जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट उसे मिल रहा था उसी के अमाउंट को ट्रांसफर करा दिया। या तो पूरा पूरा या तो कुछ पार्ट हमें दे दो, कुछ पार्ट इन सेकंड बेनिफिशियरी को दे दो। जो बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर था वो फर्स्ट बेनिफिशियरी हो गया और जिसको वो ट्रांसफर कर रहा है वो सेकंड बेनिफिशियरी हो जाता है। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको दूसरे को ट्रांसफर किया जा सके। फिर आता है रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, रेड क्लॉज का मतलब क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है जिसमें बायर एक्सटेंड करता है एन अनसिक्योर्ड लोन टू अ सेलर। बायर जो है अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है किसको, सेलर को। यानी कि एक तरीके से प्री शिपमेंट फाइनेंस अलाउड हो। यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट का पेमेंट मैंने बताया कब मिलेगा, जब शिपमेंट ऑफ गुड्स के डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए जाएंगे एविडेंस के तौर पर। लेकिन यहां पर याद रखिएगा शिपमेंट के पहले प्री शिपमेंट फाइनेंस जिसे बोलते हैं वो दिया जा रहा है बायर के द्वारा कि भैया रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो हम पहले आपको लोन दे रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट तो दिया ही है, साथ में आपको लोन दे रहे हैं। तो एक तरीके से कंफर्म हो गया कि लेटर ऑफ क्रेडिट का पेमेंट तो मिलेगा ही क्योंकि एडवांस का ऑप्शन दे दिया गया। तो एक तरीके से क्या है, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट परमिट डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बेनिफिशियरीज टू रिसीव फंड्स फॉर एनी मर्केंडाइज आउटलाइंड इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। कि कहीं से भी फंड आप ले सकते हो जिन जिन मर्केंडाइज को लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन किया गया है। तो रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब है जहां पर शिपमेंट के पहले भी आप फंड ले सकते हो, एक अनसिक्योर्ड लोन आपको ऑफर किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, बायर के द्वारा। बायर एक्सटेंड कर रहा है अनसिक्योर्ड लोन टू अ सेलर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। रेड क्लॉज के जैसे ही ये भी है, बस थोड़ा सा बदलाव है, समझते हैं क्या है। थोड़ा सा बदलाव क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट which contains a clause authorizing the nominated bank to make advances to the seller against securities such as a payment guarantee from a third party or the pre-shipment storage of the goods in the name of the nominated bank or the issuing bank। ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में भी प्री शिपमेंट दिया जा रहा है, यानी कि आप पहले से पहले पैसे ले सकते हो उधारी के तौर पर। वो पैसे आपको दिए पेमेंट के तौर पे नहीं दिए गए हैं, उधारी के तौर पे दिए गए हैं, ठीक है। अथराइजिंग द नॉमिनेटेड बैंक, यहां पर ठीक है जो एक क्लॉज दिया जा रहा है किसको, नॉमिनेटेड बैंक को। जो नामांकित बैंक है वो एडवांस दे सकता है किसको, सेलर को, अगेंस्ट सिक्योरिटी। लेकिन ये जो दिया जाएगा, आपने रेड क्लॉज में देखा, रेड क्लॉज में क्या था, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन दिया गया था।
बस याद रखिएगा, ये भी था एडवांस में पैसे देना, लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि जो सेलर को लोन दिया गया उससे कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई है। ग्रीन क्लॉज में क्या है, सेलर को लोन तो दिया गया है, लेकिन यहां पर अगेंस्ट सिक्योरिटी दिया गया है। सिक्योरिटी कुछ लेना है कोलेटरल के तौर पर। क्या हो सकता है, कोई पेमेंट गारंटी हो सकती है, किसके द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा कोई पेमेंट गारंटी दिलाई है, या प्री शिपमेंट स्टोरेज ऑफ गुड्स इन द नेम ऑफ द नॉमिनेटेड बैंक, जो नॉमिनेटेड बैंक ये फंड दे रहा है, जो प्री शिपमेंट गुड्स है वो उसके नाम पर कर दीजिए, ठीक है, और द इशुइंग बैंक, या फिर नॉमिनेटेड बैंक या इशुइंग बैंक के बिहाफ पर प्री शिपमेंट स्टोरेज ऑफ द गुड्स, जहां पर आपने उस गुड्स को रखा है, स्टोर किया है, वो स्टोरेज उनके नाम पर एज अ कोलेटरल कर दीजिए, ये मतलब है। बिफोर अगेन इशुइंग बैंक, बिफोर शिपमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो अगेन शिपमेंट के पहले, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के पहले, ठीक है, जो नॉमिनेटेड बैंक है वो क्या कर रहा है, एडवांस दे रहा है, लेकिन अगेंस्ट कोलेटरल। दैट्स व्हाई यहां पर है ग्रीन क्लॉज कि अगर ये नहीं दे पाए, अगर ये सामान नहीं दे पाए, तो जो इनको लोन दिया गया वो वसूल किया जा सकता है। कैसे, अगेन गारंटी है, यहां पर कोलेटरल है। लेकिन रेड क्लॉज में नाम ही है, लाल मतलब क्या होता है, खतरा, ग्रीन मतलब कोई खतरा नहीं। तो यहां जो पैसे दिए गए थे सेलर को उसमें कोई खतरा नहीं है। रेड क्लॉज में खतरा है किस बात का, कि अगर सेलर ने शिपमेंट भी नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत आ गई, तो पहले वो अनसिक्योर्ड लोन ले चुका है, वो लोन आपको वापस नहीं मिलेगा क्योंकि कोई कोलैटरल नहीं है वहां पर। तो रेड क्लॉज खतरा, ग्रीन क्लॉज कोई खतरा नहीं। फिर अगला आता है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, बैक टू बैक एलसी। तो बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, is a negotiable instrument in which the seller gets a letter of credit from the buyer and the seller further transfer the letter of credit to its supplier। समझ गए कि नहीं, बैक टू बैक एलसी का मतलब है एक एलसी उसके बिहाफ पर दूसरा एलसी। ट्रांसफरेबल में क्या था, उसी एलसी को ट्रांसफर किया गया था। यहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर को मिला है, सेलर ने भी अपने सप्लायर को लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, तो बैक टू बैक एलसी, एक एलसी मिला उसके बिहाफ पर दूसरा एलसी बना दिया गया, तो ये होता है बैक टू बैक एलसी, ठीक है। क्रेडिट फ्रॉम द बायर एंड द सेलर फर्दर ट्रांसफर, सेलर क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट टू इट्स सप्लायर। तो ट्रांसफरेबल में सेम होता है, यहां पर उसके आधार पर एक नया लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया जाता है, जैसे बैक टू बैक एलसी कहते हैं। और आगे आता है स्टैंड बाई एलसी, स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि स्टैंड बाई पे छोड़ दिया है। आपके मोबाइल के बैटरी में एक मोड होता है जिसे स्टैंड बाई कहते हैं। स्टैंड बाई टाइमिंग बहुत ज्यादा होती है, आप कभी अपने मोबाइल की बैटरी की स्टैंड बाई टाइमिंग चेक करिएगा। स्टैंड बाई का मतलब जब ना उस पर कॉल आए, ना आप उस पर वीडियो देखो, ना कुछ करो, उसको साइड में रख दो एकदम। फिर कितने दिन बैटरी चलती है, 24 घंटे, 48 घंटे, ठीक है, 72 घंटे, ये होता है उसका स्टैंड बाई टाइम, जब इस्तेमाल ना किया जाए। सेम एज स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गारंटी देता है बैंक्स के कमिटमेंट को ऑफ पेमेंट टू अ सेलर इन द इवेंट दैट द बायर और द बैंक्स क्लाइंट डिफॉल्ट्स टू द एग्रीमेंट। स्टैंड बाई एलसी ये गारंटी देता है कि अगर बायर डिफॉल्ट करेगा पेमेंट को तो हम करेंगे पेमेंट, यानी कि वो स्टैंड बाई पर है। अगर देखो यहां पर पेमेंट तो बायर को ही करना है, सेलर को, बैंक ने यहां पर गारंटी दी थी बस कि भैया ठीक है ये दे देगा पेमेंट। समझ गए, गारंटी देने का मतलब क्या होता है, जैसे अगेन आप मेरे दोस्त को नहीं जानते हो और अगेन दोस्त से चाहते हो कि दोस्त आपको पैसा दे दे, तो दोस्त मुझसे पूछेगा ना इनको किस बिहाफ पर पैसा दे दूं, तो मैंने कहा भाई मेरी गारंटी है, तो बस मेरी गारंटी है, देगा पैसे वही, समझ गए, और वसूलना भी उसको किससे, आपसे, गारंटी मेरी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया दे दो, अगर ये नहीं देंगे तो हम चुकाएंगे। सेम है, तो स्टैंड बाई एलसी यानी कि वो स्टैंड बाई पर है, अगर बायर नहीं चुकाएगा तो क्या होगा, फिर बैंक क्या करेगा, पेमेंट जरूर करेगा, ये होता है स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट। आगे आता है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट एक एक ट्रांजेक्शन्स के लिए बनाए जाते हैं, सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन्स के लिए। आपने अगर मान लीजिए 10 देशों से 10 सप्लायर से सामान मंगाया, तो हर एक सप्लायर के लिए अलग अलग लेटर ऑफ क्रेडिट आप बनाओगे, ये नॉर्मली होता है। लेकिन रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये रिवॉल्विंग क्रेडिट के जैसा होता है। सिंपल समझिएगा, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक लिमिट आपको दे दी जाती है,
आप बार बार उसको खर्च करते हो चुकाते हो, बार बार खर्च करते हो चुकाते हो। नॉर्मली अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, उसकी ईएमआई बनाई, चुका दिया मैंने, क्या वो फिर से चुकाने के बाद 1 लाख रुपए फिर मेरा लोन तैयार है? क्या फिर से मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं, मुझे फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर सब चुकाने के बाद फिर प्रोसेस करें, फिर बैंक उस एप्लीकेशन को देखेगा, फिर नए सिरे से कहानी शुरू होगी। तो वो नॉर्मल क्रेडिट कही जाती है। और क्रेडिट कार्ड में जो आपको क्रेडिट दी जाती है वो रिवॉल्विंग क्रेडिट होती है, यानी कि चुकाओगे ठीक है फिर आ जाएगी, फिर चुकाओगे फिर आ जाएगी, एक बार काम करना पड़ा। ऐसे ये लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है, एक समय के लिए बायर को दे दिया जाता है। उस समय में बायर जितने भी ट्रांजैक्शंस करता है उस लिमिट तक, जो एलसी की लिमिट है, वो कवर रहते हैं। इसी को रिवॉल्विंग बोलते हैं। देख लीजिएगा, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक सिंगल लेटर ऑफ क्रेडिट है दैट कवर्स मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को कवर करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय के लिए। इट इज वेरी स्पेसिफिक इन अ वे दैट इट इज यूज्ड फॉर रेगुलर शिपमेंट ऑफ द सेम कमोडिटी बिटवीन द सेम बायर इंपोर्टर एंड द सेलर। तो अगर सेम बायर सेलर हैं, ठीक है, और बार बार आप उनसे मंगाते रहते हैं सामान, तो यहां पर क्या है, रिवॉल्विंग दे दिया, 1 साल का, 6 महीने का। आप उस समय में जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, वो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट उन सभी ट्रांजेक्शन्स को कवर कर रहा है। तो रिवॉल्विंग क्रेडिट से रिलेटेड ही है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, सेम एज। तो रिवॉल्विंग क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड, ये सब रिवॉल्विंग क्रेडिट होती है। रिवॉल्विंग का मतलब ही है सर्किल, जो कभी खत्म ही ना हो, ये रिवॉल्विंग हो गया। समझ गए कि नहीं, कि खत्म ही नहीं, चुकाया खत्म, चुकाया खत्म, चुकाया खत्म, ये वाला सिस्टम। ठीक है, तो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये तो थे लेटर ऑफ क्रेडिट और टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे सेशन कैसा लग रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज कैसी लग रही है आपको, प्लीज बताइएगा। अब एक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, CAIIB का महापैक ये आपके लिए, ठीक है, आ चुका है। ऑल सब्जेक्ट्स यहां पर कवर्ड हैं, ABM, BFM, ABFM, BRBL और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी यहां पर कवर हैं। 9+ सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, 15+ फाउंडेशन MCQs हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक टेस्ट और क्विजेस हैं, 200+ क्लास नोट्स हैं और 24/7 डाउट सपोर्ट है। यहां पर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 4999 का, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 6999 का और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 3999 का। ठीक है, देन आगे बात आती है, CAIIB फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया, बैच 2.0, ठीक है, जो कि दिसंबर 2025 के लिए है, जिसका प्राइस है 2499 रुपीज। ठीक है, देन CAIIB फाउंडेशन बैच, ये भी दिसंबर 2025 के लिए फोकस किया गया, 24999 का इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल बैच आप चाहते हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है। एक और इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए, अगर आप कोई भी इनमें से कोर्स किसी अपने कलीग को रेफर करते हो तो उसको 10% का बेनिफिट मिलेगा और आपको ही 10% अमाउंट आपके वॉलेट में मिलेगा। उस 10% अमाउंट के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। चाहो तो कोई PW पे कोर्स खरीदो तो वहां पर वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, और अगेन अदरवाइज आप उसको अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। यानी कि रेफरल के तौर पर 10% कमाने का मौका आपको दिया जा रहा है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करिए और आपको कोर्स फ्री में भी मिल सकता है। यानी अगर आपने नहीं लिया है और 8-10 लोगों को खरीदवा दीजिए तो आपका कोर्स क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपको इतनी क्रेडिट्स मिल जाएंगी कि उन क्रेडिट्स के बिहाफ पर आप अपना कोर्स फ्री में ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर अगले सेशन में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।